हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। बायो पॉइंट के पिछले वीडियो में पिछले संडे को हम लोगों ने बात की थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व किया था हम लोगों ने और टॉपिक था न्यूट्रिशन का। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द टॉपिक रिस्पायरेशन। आज हम रिस्पायरेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक करके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। पिछले वीडियो में आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों को समझा और सभी क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश की। ज्यादातर बच्चों के आंसर सही थे। आज हम उसी कड़ी में आगे, चूंकि आपसे हमने वादा किया था कि बायो पॉइंट आपके साथ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में लगातार बना रहेगा। सो आइए चलते हैं और सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक रिस्पायरेशन। ये लीजिए आपके सामने खुल करके आ गया रिस्पायरेशन का पहला क्वेश्चन और रिस्पायरेशन के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिस्पायरेशन इज आगे ब्लैंक है। आपको इस ब्लैंक में एक सुटेबल ऑप्शन चूज करके फिल करना है कि रिस्पायरेशन क्या है। पहला ऑप्शन है आपका ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, बी है आपका रिडक्टिव प्रोसेस है, सी है आपका कैटाबोलाइट रिस्पायरेशन एंड डी है आपका इंटरमीडिएट प्रोसेस है। तो यहां पे आपको सोचना है और करना है फटाफट आंसर। सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए हमारे आंसर देने से पहले। और देखिए बच्चों के आंसर आने हो गए स्टार्ट। यहां पे आपने सोचना है कि रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एलिमिनेट होती है। एनर्जी एलिमिनेट कब होती है? कोई भी सब्सटेंस जब क्या होता है, बर्न होता है। इट मींस कोई भी सब्सटेंस जब क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो उसको बर्न होने की प्रोसेस होनी चाहिए। और यहां पे रिस्पायरेशन करने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए किसी सब्सटेंस से पड़ेगी आवश्यकता किसकी? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। और यहां पे आपका आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। रिस्पायरेशन इज अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। लीजिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए कौन सा सुटेबल आंसर होगा, कौन सा सही होगा, इसको करना है डिकोड। फटाफट जज्बे के साथ आप आंसर करें। सभी बच्चों को यह आंसर पता है, मुझे ये जानकारी है क्योंकि हमारे बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहां पे ऑप्शन ए आपका है ग्लूकोज प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सी है यहां पे ग्लूकोज इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड डी आपका यहां पे है नन ऑफ मेंशन। इट मींस इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए कौन सा कथन सही है। आपको यहां पे ध्यान देना है कि इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वर्ड लिखा रहता है और हम लोग मार्क नहीं करते हैं और जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। एरोबिक रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स के लिए कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि ग्लूकोज प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यहां पे रिलीज होगा एंड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो बिल्कुल आपको यहां पे समझना है कि ग्लूकोज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। अभी हमने डिस्कस किया रिस्पायरेशन, तो इसमें ग्लूकोज से ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है या ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो वो हो जाता है ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन होकर के रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी। तो यहां पे एनर्जी नहीं है किसी भी ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने खुल करके आ गया और ये कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिस्पायरेशन अकर्स विदाउट एनी रिस्पायरेटरी ऑर्गन। इट मींस यहां पे आपको समझना है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो रिस्पायरेशन तो करता है लेकिन किसी रिस्पायरेशन ऑर्गन का यूज नहीं करता है। तो यहां पे आपको ऑप्शन करना है करेक्ट। करेक्ट डिकोड करना है
फ्रॉग है ए आपका, बी है आपका फिश, सी है आपका कॉकरोच एंड डी है आपका अर्थवर्म। यहां पे ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें से ऐसा एनिमल है जो क्या करता है, रिस्पायरेशन ऑर्गन का यूज नहीं करता है और रिस्पायरेशन उनमें होता है। सबसे पहले कॉकरोच का नंबर आता है। कॉकरोच जो कि आर्थ्रोपोडा के ग्रुप का एक मेंबर है और उनमें होता है रिस्पायरेशन के लिए, इट मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बुक लंग्स, बुक गिल्स, ये सब ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सो यहां पे इनके पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है। फिशेस की बात करें तो वहां पे बिल्कुल ऑब्वियसली आप जानते हैं करेक्ट, गिल्स होते हैं। फ्रॉग की बात करें तो यहाँ पे लंग्स होते हैं, स्किन के द्वारा भी वो क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विदाउट एनी रिस्पायरेटरी ऑर्गन करता है रिस्पायरेशन अर्थवर्म, चूंकि वो केवल मॉइस्ट स्किन से क्या करता है, डिफ्यूजन के द्वारा क्या करता है, एटमॉस्फेयर से अपना कांटेक्ट करता है, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 रिलीज करता है। सो यहाँ पे अर्थवर्म डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने खुल करके आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। यहां पे आपको मैं समझा दूं कि प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है क्या। ग्लाइकोलिसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के बिना होती है और ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरीके के रिस्पायरेशन करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। तो कह रहा है यहां पे कि द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और आपको हिंट दे दूं कि ग्लाइकोलिसिस रिस्पायरेशन का सबसे पहला स्टेप होता है। तो आपको करना है, कौन सा होगा प्रोडक्ट यहां पे ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट। तो आपके ऑप्शन है पायरुवेट, लैक्टिक एसिड, NADH और एसिटिल को एंजाइम इसको कहते हैं। तो यहां पे आपको बता दें कि सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है पायरुवेट। तो बिल्कुल आपका पायरुविक एसिड बनता है जो कि ग्लूकोज के 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल को 3 के मॉलिक्यूल में अपने को बना लेता है। इट मींस ग्लूकोज का 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट के मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये लीजिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट करना है आपको आंसर, और आंसर आपको क्वेश्चन देखते ही बता देना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में टाइम बहुत अच्छा से बचाना है आपको इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके, क्योंकि आपको 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। तो यहां पे लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वेयर इन द सेल मोस्ट ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस। वेयर इन द सेल, सेल में कहां पे मोस्ट ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस, ज्यादातर एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। इट मींस हम बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स आपको दिए हुए हैं, उनमें से आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है न्यूक्लियस, सी है राइबोसोम एंड डी है यहां पे आपका साइटोप्लाज्म। किस सेल ऑर्गेनेल में एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। तो यहां पे आपको बिल्कुल समझ जाना है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं। न्यूक्लियस तो हो गया मास्टरमाइंड ऑफ अ सेल, राइबोसोम हो गया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, साइटोप्लाज्म लिविंग मैटर का घर है और वहां पे होती है आपको ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। ये भी याद रखिएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल, और रिस्पायरेशन की प्रोसेस में एनर्जी एलिमिनेशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ अ सेल कहते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। 5th क्वेश्चन का यहां पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये लीजिए आपके सामने खुल करके आ गया क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एनारोबिक रिस्पायरेशन।
एनारोबिक, अभी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया जहां पे एरोबिक रिस्पायरेशन की बात हो रही थी, यहां पे एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात हो रही है कि कौन सा ट्रू होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन के सेंस में सबसे पहला ऑप्शन आपका है ग्लूकोज प्लस लैक्टिक एसिड इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बहुत अच्छे से आपको समझना है और फिर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बी ऑप्शन है यहां पे ग्लूकोज इज इक्वल टू लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सी है आपका यहां पे ग्लूकोज गिव्स लैक्टिक एसिड। डी है आपका नन ऑफ मेंशन। तो यहां पे डी वाला ऑप्शन ये बता रहा है कि इनमें से कोई नहीं है, और ए वाला कह रहा है कि ग्लूकोज प्लस लैक्टिक एसिड इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहां पे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, यहां पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्रोसेस होगी, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब प्रोसेस होगी तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हमारे मसल्स के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड का जो है फॉर्मेशन होता है। पिछले एमसीक्यूज में भी कुछ क्वेश्चंस थे तो आपने उसको डिकोड किया था। तो यहां पे आपको करेक्ट ऑप्शन करना है चूज। कह रहा है कि ग्लूकोज लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करता है। तो यहां पे आपको बच्चों बहुत माइन्यूटली ध्यान देना है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होगा बिना ऑक्सीजन के तो वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के केस में तो बनाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करता है। सो यहां पे सी वाला ऑप्शन आप देखिए तो कह रहा है ग्लूकोज गिव्स लैक्टिक एसिड, ओनली लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी साथ में। तो यहां पे सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट करेक्ट हो जाएगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन के लिए कौन सा इसमें ट्रू होगा, तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करा देगा। जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो जब हमारी मसल्स रिस्पायरेशन करती हैं, ऐसी कंडीशन में यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बी क्यों गलत हुई ये ध्यान देना है आपको कि लैक्टिक एसिड के साथ CO2 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ग्लूकोज के एनारोबिक रिस्पायरेशन करने पे लैक्टिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो ग्लूकोज गिव्स लैक्टिक एसिड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पे हो जाएगा करेक्ट। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहां पे कहता है, बहुत अच्छे से आप आंसर करते रहिए। जब आप जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ आंसर करते रहते हैं तो बहुत हौसला मिलता है हमें और हमारी टीम को अगले एमसीक्यूज की सीरीज बनाने में, आपको बोर्ड प्रिपरेशन में हेल्प करने में। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 इसी कड़ी में आता है और ये कहता है कि सबसे पहले ब्लैंक है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से कौन सा एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट है। एरोबिक रिस्पायरेशन की बात हो रही है। सबसे पहले ए आता है मैलिक एसिड, बी आता है पायरुवेट, एंड सी आता है एथिलीन, एंड डी आपका है लैक्टोज। तो यहां पे आंख बंद करके आपको ऑप्शन चूज करना है और लगा देना है आपको कौन सा ऑप्शन, कि मैलिक एसिड तो बनेगा नहीं। पायरुवेट हम लोगों ने अभी देखा है कि ग्लाइकोलिसिस में मैंने एक्सप्लेन किया कि चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो चाहे एनारोबिक रिस्पायरेशन हो, दोनों में कॉमनली एक प्रोसेस होगी जिसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में बिल्कुल नहीं होती है। यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पायरुविक एसिड, और बी वाला ऑप्शन ये आपका यहां पे दिया हुआ है, इसलिए यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। लैक्टोस और एथिलीन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो एथिलीन तो हार्मोन्स है। तो यहां पे पायरुवेट बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी सही होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है, ये लीजिए आपके सामने खुल करके आ गया क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रंट ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज गार्डेड बाई। फ्रंट ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज गार्डेड बाई, किसके द्वारा फ्रंट ओपनिंग गार्ड किया जाता है। ऑप्शन है आपका ग्लॉटिस, बी है आपका एक्सोग्लॉटिस, एंड सी है आपका एपिग्लॉटिस, एंड डी है आपका ट्रैकिया। तो कह रहा है फ्रंट ओपनिंग ऑफ अ विंड पाइप इज गार्डेड बाई, किसके द्वारा गार्ड किया जाता है। तो यहां पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और कर देना है आपको
करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही? एपिग्लॉटिस को, क्योंकि एपिग्लॉटिस वो स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, फ्रंट ओपनिंग विंड पाइप की क्या करता है, गार्ड करता है। जब आप अपने माउथ को ओपन करते हैं ड्यूरिंग द स्वेलोइंग ऑफ अ फूड, जब फूड ईट करते हैं तो आपको गले में रेड कलर का एक छोटा सा पार्ट आपको हैंग करता हुआ दिख जाता है। दैट इज द स्ट्रक्चर नोन एज एपिग्लॉटिस। जब आप फूड को स्वेलोइंग करते हैं तो वो विंड पाइप को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे एपिग्लॉटिस सी वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, आप आंसर करते रहें और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है इन ह्यूमंस टेकन इन ऑफ द एयर। आप ध्यान रखिएगा, टेकन इन, एयर को इन करना थ्रू द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल वो एरिया है जिसमें कि आपको म्यूकस, टिनी हेयर्स, इट मीन्स एक्सटर्नल पार्ट है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का ह्यूमन बींग्स में। नोज जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी जो ये कैविटी है इसको हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। इनटू अ नेजल कैविटी इज कॉल्ड। क्वेश्चन यही है कि इन ह्यूमन टेकन इन ऑफ द एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल इनटू द नाजल कैविटी इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एयर को इन करना कहां पे? थ्रू द नॉस्ट्रिल इनटू नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में एयर को इन करना। दिया है आपका पहला ऑप्शन इनहेलेशन, बी है आपका एक्सहेलेशन, सी है आपका सेलुलर रिस्पायरेशन, डी है आपका इंटरनल रिस्पायरेशन। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको करना है कौन सा ऑप्शन टिक। यहाँ पे इनहेलेशन की प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एयर को क्या करते हैं, इन करते हैं। एक्सहेलेशन की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एयर को आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। इनहेलेशन एकदम राइट ऑप्शन है। यहां पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 10 की तरफ और ये देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है द प्रोसेस ड्यूरिंग विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच फूड इज ऑक्सीडाइज, ऐसी प्रोसेस बतानी है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऑप्शन आपके हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, बी है आपका एक्सक्रीशन, सी है आपका डाइजेशन, डी है आपका ट्रांसपायरेशन। एक एक करके सबको समझते हैं। तो ट्रांसपायरेशन यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ, इट मींस वाटर का वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो जाना, एलिमिनेट हो जाना फ्रॉम द प्लांट। तो ट्रांसपायरेशन तो प्लांट से रिलेटेड हो गया, तो बिल्कुल इसको कर दीजिए रॉन्ग, ये गलत है। सी ऑप्शन पे डिस्कस करें तो डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर वन फूड में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इसका भी वीडियो आने वाला है जल्द ही और हम लोग माइंड मैप समझने वाले हैं। बायो पॉइंट के साथ आप लगातार बने रहिए, एक एक करके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबके डाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैप का वीडियो आने वाला है। तो यहां पे डाइजेशन भी हो जाएगा आपका रॉन्ग। बी आपका है एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है कि हार्मफुल प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, तो एक्सक्रीशन ऑप्शन भी बिल्कुल यहां पे गलत हो जाएगा। ए आपका बचता है सेलुलर रिस्पायरेशन। जब हमारे सेल में ऑक्सीजन आती है तो कह रहा है कि फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो सिंपल एनर्जी रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा, H2O रिलीज करेगा। ये प्रोसेस होती है हमारे सेल में, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन। बिल्कुल आप सही हैं, करेक्ट ऑप्शन आपका ए सेलुलर रिस्पायरेशन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने देखिए खुल करके आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन पायरुवेट का कहां पे होता है, जो कि कहां बना है, रिस्पायरेशन की सबसे पहली प्रोसेस जिसको कि हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस कहा। ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बना था। 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंटेनिंग का कंपाउंड है ये। 2 ऐसे पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने थे। 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के बाद, तो यहां पे आपका ऑप्शन ए है सेल साइटोप्लाज्म में होगा पायरुवेट का ऑक्सीडेशन। बी कहता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। डी कहता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा और डी आपको कहता है यहां पे न्यूक्लियस में होगा। तो
ए तो आपका सेल साइटोप्लाज्म, मैंने बताया ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, वहां पे खुद पायरुवेट बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियस को सेल का क्या कहते हैं, मास्टरमाइंड कहते हैं, तो वो तो सेल की ओवरऑल एक्टिविटी पे कमांड करता है। रिस्पायरेशन से इसका कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है। बी ऑप्शन आपका है इंटर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड सी है माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट। तो यहाँ पे आपको समझना है कि पायरुवेट जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुवेट का, और कैसे इंटर करेगा, तो इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से होते हुए कहां पे पहुंचेगा, माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ऑप्शन सी यहां पे आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस कहां पे होगा, तो माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुवेट का। चलिए इसी कड़ी में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 12, और ये कहता है इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर ट्री एज। इट मीन्स ऐसा क्यों कहा जाता है कि रात को पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए। आपका ऑप्शन ए है दे रिलीज O2 एट नाइट, दे रिलीज CO2 एट नाइट, दे रिलीज बोथ O2 एंड CO2 एट नाइट, ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है दे प्रोड्यूस नन ऑफ एबव। यहां पे आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि प्लांट के नीचे रात को सोना क्यों नहीं चाहिए। तो यहां पे आपको समझना है कि अगर प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है तो फिर तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, ब्रीथ ऑफ लाइफ है। अगर वो ऑक्सीजन और CO2 दोनों रिलीज करता है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, तो यहां पे आपको समझना है कि CO2 हम लोगों के लिए क्या है, हार्मफुल है। हम लोग CO2 को एक्सहेल करते हैं, बाहर करते हैं अपने बॉडी से एज अ रिस्पायरेटरी गैस। वो है जब हम लोग ग्लूकोज को बर्न करते हैं तो CO2 रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो वाटर और एनर्जी को तो हम लोग अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, बट CO2 को हम लोग एक्सेल कर देते हैं। तो यहां पे सबसे सुटेबल जो ऑप्शन आपका आ रहा है वो होगा बी, दे रिलीज CO2 एट नाइट। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा यहां पे सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। इट मीन्स हमने आपको बताया कि जो रिस्पायरेशन का पहला स्टेप होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप के रिस्पायरेशन में होता है, वो होता है ग्लाइकोलिसिस। और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि एंड प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलिसिस का। ऑप्शन ए है आपका एसिटिल कोएंजाइम, ऑप्शन बी है PEP और इसको कहते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट, एंड सी है आपका पायरुवेट, एंड डी है आपका OAA, इसको कहते हैं फुल फॉर्म में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहां पे फटाफट आपको सोचना है कि एसिटिल कोएंजाइम का यूज होता है कहां पे, क्रेब्स साइकिल में। PEP और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हैं। यहां पे एक ऑप्शन बचता है, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी पायरुवेट की तरफ। पायरुविक एसिड यहां पे बनेगा जो कि 3 मॉलिक्यूल कार्बन का होगा। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाला ब्रेकडाउन होगा तो 3 के 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और यहां पे ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 का सही हो जाएगा। कि आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड। इट मींस एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का क्या देगा, क्या बनाएगा। ब्लैंक में है, आगे है ATP मॉलिक्यूल्स इन एरोबिक रिस्पायरेशन। पूरा इसको पढ़ देते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड, आगे ब्लैंक भरना है। ATP के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है इन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने ATP बनाएगा, ओवरऑल ये आपका क्वेश्चन है और यहां पे आपको करना है सेलेक्ट। और ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है आपका 16, ऑप्शन सी है आपका 38, ऑप्शन डी है आपका यहां पे 42।
यहां पे दो बातें आप ध्यान रखिएगा। जब एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात हो तो वहां पे लो अमाउंट में एनर्जी की बात होगी, है ना, तो सबसे कम वाले ऑप्शन की तरफ आपको ध्यान देना है अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करता है तो। और जब बात करेगा एरोबिक रिस्पायरेशन की तो यहां पे आपको हायर एनर्जी कंटेंट मिलते हैं, लेकिन जानना पड़ेगा आपको करेक्ट नंबर। तो बिल्कुल आप बताइए कौन सा होगा ऑप्शन यहां पे करेक्ट, 16, 38 एंड 42 एंड 2 में। तो यहां पे आपका 38 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ओवरऑल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बर्न करने के बाद, ऑक्सीडाइज करने के बाद यहां पे 38 एटीपी बनाई जाएगी और ऑप्शन नंबर यहां पे सी वाला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 15 और ये कहता है द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन ग्रीन प्लांट्स अकर्स। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन की प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स में कहां होगी? और ऑप्शन ए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है ओनली व्हेन स्टोमेटा आर ओपन। ऑप्शन नंबर बी ओनली व्हेन फोटोसिंथेसिस कैजेस। सी है ओनली व्हेन फोटोसिंथेसिस इज इन प्रोग्रेस एंड डी है आपका एट ऑल द टाइम्स। यहां पे फोटोसिंथेसिस की बात करें तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके, मिनरल्स को यूज करके, क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को ट्रैप करके क्या बनाता है? फूड बनाता है, सुक्रोज बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहां पे आपको समझा दें कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स में फूड बनाने के लिए होती है और उसी के द्वारा वो क्या करते हैं? एनर्जी भी अपनी बना लेते हैं। तो यहां पे जब आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रोग्रेस में होगी तो प्लांट अपने लिए एनर्जी भी बना लेता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम लोग कहते हैं, एक वर्ड बायोलॉजी में आप जान लीजिए, कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस। उस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ही क्या करता है? अपने लिए एनर्जी बना लेता है। और यहां पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाता है करेक्ट, ओनली व्हेन फोटोसिंथेसिस इज इन प्रोग्रेस। लीजिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 16। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, है ना। बहुत अच्छी सीरीज हम लोगों की चल रही है एमसीक्यूज की। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है रिस्पायरेशन इज, रिस्पायरेशन क्या है? पहला ऑप्शन है एनाबोलिक प्रोसेस है, बी है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सी है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डी है एंडरगोनिक प्रोसेस है। यहां पे ऑप्शन नंबर ए पे डिस्कस करें कि एनाबोलिक प्रोसेस क्या है। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है, दो छोटे छोटे इट में सिंपल सब्सटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा। लेकिन यहां पे रिस्पायरेशन में जस्ट अपोजिट होता है। और क्या होता है? यहां पे एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी निकाली जाती है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। बी आपका कहता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहां पे आप समझना एक्सोथर्मिक इट मींस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। सी आपका कहता है कि एक एंडोथर्मिक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज नहीं करता है। यहां पे एंडरगोनिक प्रोसेस की बात करें तो इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इट मींस एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की। तो यहां पे ये भी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये एज अ, जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करें या मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें तो ये एंडरगोनिक के एग्जांपल्स होते हैं। तो यहां पे ये ऑप्शन भी बिल्कुल हो जाएगा रॉन्ग। और यहां पे जो ऑप्शन होता है करेक्ट वो हो जाएगा आपका बी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि 38 एटीपी एरोबिक रिस्पायरेशन में, 2 एटीपी एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में यहां पे रिलीज होगा। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा कि रिस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। और ये कहता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ईस्ट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू। यहां पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ईस्ट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू, किसमें कन्वर्जन होगा? ऑप्शन ए है आपका इथेनॉल एंड वाटर में,
बी है आपका इथेनॉल एंड ऑक्सीजन में, सी है आपका इथेनॉल एंड CO2 में, एंड डी है आपका लैक्टिक एसिड एंड CO2 में। सबसे पहले आपको यहां पे समझना कैसे है ये देखिए, आपको मैं समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से कि जब एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो यहां पे वाटर का एलिमिनेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे इथेनॉल के साथ वाटर का कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन हो जाएगा यहां पे गलत। पे दूसरे ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो है इथेनॉल एंड ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन। ऑक्सीजन खुद ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोज को, तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी यहां पे गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें लैक्टिक एसिड एंड CO2 की, तो यहां पे लैक्टिक एसिड के साथ CO2 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। मसल्स के केस में हमारे ये रिस्पायरेशन होता है, ये भी हालांकि एक एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस है, लेकिन CO2 रिलीज नहीं होगा। यहां पे सी ऑप्शन देखें तो इथेनॉल एंड CO2, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है, जिसके नाते आप देखें तो ब्रेड वगैरह में क्या बन जाते हैं, होल्स भी बन जाते हैं, आपने देखा है ईस्ट के केस में। तो यहां पे इथेनॉल एंड CO2 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका 17 का सही हो जाएगा। यहां पे देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है एनर्जी गेन ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन टाइम्स मोर देन एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। इट मींस जो एनर्जी हम लोगों को एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में मिल रही है वो कितने गुना ज्यादा है एरोबिक रिस्पायरेशन से। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। यहां पे अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आपसे दे रहा है 8, ऑप्शन बी आपको दे रहा है 12, ऑप्शन सी आपको दे रहा है 19 और ऑप्शन डी दे रहा है यहां पे 32। अगर यही ऑप्शन में कर देता ए को 2 और बी को कर देता 38, तो बहुत सारे बच्चे यहां पे 2 और 38 लगा देंगे। तो बिल्कुल आपको समझ के लगाना है, क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर देना है। तो 2 ATP आपको एनाएरोबिक में मिलेगी और 38 मिलती है एरोबिक में, तो कितने ज्यादा हैं, 19 गुना ज्यादा है। तो यहां पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 19 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपके सामने आ गया, और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है इन विच पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। बहुत सिंपल एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन विच पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम के किस पार्ट में गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होगी। ऑप्शन है आपका एल्वियोलाई, बी है आपका फेरिंक्स, एंड सी है आपका लैरिंक्स, एंड डी है आपका ट्रेकिया। तो कहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा, तो बिल्कुल यहां पे लंग्स में एयर शैक होते हैं और उस एयर शैक का नाम होता है एल्वियोली। तो बिल्कुल आपको यहां पे कर देना है ऑप्शन नंबर ए को यहां पे टिक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो है आज के MCQ सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल यहां पे आपको घबराना नहीं है, बायो पॉइंट आपके साथ लगातार बना है, विथ एक्सप्लेनेशन MCQ सॉल्व करा रहा है। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की, आने वाले MCQ सीरीज की, आने वाले CBSE अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो यहां पे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन ए है आपका ट्रेकिया, बी है आपका डायफ्राम, एंड सी है आपका लंग्स, एंड डी है आपका ऑल द एबव। तो आपको बताना है फटाफट कि कौन सा होगा ऑप्शन यहां पे करेक्ट। बहुत सही आंसर आपने दिया है अभी तक, लगातार लगभग सारे बच्चे सही क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम है उसको हम लोगों ने समझ लिया है। तो यहां पे आपको बताना है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ट्रेकिया, जिसको कि विंड पाइप कहते हैं, बिल्कुल। लंग पल्मोनरी सैक कहा जाता है, वहां पे एयर क्या होती है, एक्सचेंज होती है एल्वियोली के द्वारा, ब्लड में हमारे आती है, तो बिल्कुल उसको भी नहीं हटा सकते। डायफ्राम हमारा क्या करता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इट मींस एयर को इन करने में, एयर को आउट करने में करता है मदद। और बिल्कुल यहां पे जब तीनों हो जाएंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका बचता है ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ये रहे आज के MCQs आपके लिए जो हम लेकर के आए थे, जिसकी हम लोगों ने विथ एक्सप्लेनेशन बात की। तो मिलते हैं अगले MCQ सीरीज में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आने वाले MCQs की। तो
तैयार रहिए, एमसीक्यूज के लिए तैयारी करिए टॉपिक की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एमसीक्यूज की सीरीज अगली आने वाली है। तब तक के लिए बायो पॉइंट चैनल पे आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।